जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग तीसरे सेशन में पहुंच चुके हैं। तो आज का जो तीसरा सेशन है वो समिति से संबंधित और पॉलिटी से संबंधित हम लोग देखेंगे और कुछ मात्रा में सर्वोच्च न्यायालय को भी देखने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग जिस तरह से हमें प्यार दे रहे हैं, आप लोग इस प्यार को बरकरार रखिएगा और आपको लगभग 4 वीडियो डेली प्राप्त हो रहा है। तो आप लोग 4 वीडियो को जो है कि एक प्रकार से नोटबुक बना लीजिए। आपका कंटेंट जो अगर बात करते हैं, कंटेंट में कहीं कोई कमी नहीं आएगा। सिर्फ आप लोग रेगुलर बने रहिए और आप लोग को जो है कि अपने आप याद होना शुरू हो जाएगा। और बहुत सारे छात्र कमेंट भी करते हैं कि अब जो सेट लगाते थे, पहले हम जो लगाते थे लगभग हम जीके में कुछ ज्यादा नहीं कर पाते थे, लेकिन अब आजकल जो है कि वो लगभग हर एक सेट में आपका 10 से 15 क्वेश्चन जो है कि कर रहे हैं। और आप लोग जिस तरह से कमेंट करते हैं उस कमेंट को पढ़कर हमें जो है कि बहुत खुशी की अनुभूति प्राप्त होती है कि भाई इस तरह से मेरे बदौलत जो है कि इतना जो हम कर पा रहे हैं, इसे किसी का जो है कि वो सुधार हो रहा है पढ़ाई में, और सुधार होके अगर वो आगे कुछ कर लेता है तो शायद जो है कि वो हमें बहुत जो है कि गौरवान्वित महसूस होने का मौका मिलेगा कि मेरे कारण किसी का जिंदगी अगर बन रहा है तो फिर इससे बढ़िया बात जिंदगी में कुछ हो ही नहीं सकता। तो चलिए बिना कोई देरी के हुए हम लोग शुरुआत करते हैं पॉलिटी में। तो आप लोग को आज का पहला सवाल बताना है कि प्राक्कलन समिति का जो स्थापना किया गया था वो किस वर्ष किया गया था? 1950। कब किया गया था? 1950। अब थोड़ा प्राक्कलन समिति के बारे में बता देते हैं। प्राक्कलन समिति का सबसे मुख्य कार्य है, प्राक्कलन समिति का सबसे मुख्य कार्य है, आप लोग को पता होगा कि भारत सरकार प्रत्येक वर्ष वित्त मंत्रालय के द्वारा बजट को प्रस्तुत करवाता है। सही बात है, बजट को प्रस्तुत करवाता है। तो फरवरी महीना में बजट आता है। तो 1 फरवरी के दिन, तो फरवरी में जो बजट प्रस्तुत होता है उससे पहले जो है कि प्राक्कलन समिति का काम क्या है उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। आप लोग को पता है कि भारत विभिन्न प्रकार के मंत्रालय में बट के काम कर रही है। तो विभिन्न प्रकार के मंत्रालय में जो बट के काम कर रही है, सभी प्रकार के मंत्रालय को कुछ व कुछ पैसा प्रदान किया जाता है आपका जो है कि पेश करके, आपका बजट पेश करके। तो बजट पेश करने के दौरान में या बजट पेश करने से पहले प्राक्कलन समिति का सबसे मेन काम है कि किस किस क्षेत्र में जो पैसा देंगे, हकीकत में जो है कि वह पैसा देने के बाद जो है कि उसका जांच नहीं करेगा, वो उस पैसा में कमी कैसे लाए, यानी कम से कम हम पैसा कैसे दे उसको, यानी कम से कम काम उसको उससे चलवाए। यानी कि कहने का मतलब यह है कि सरकारी खर्च में कमी कैसे लाए। कहने का मतलब यह निचोड़ बन के आ रहा है कि सरकारी खर्च में कमी कैसे लाए। प्राक्कलन समिति का सबसे मेन काम यही है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और जिस प्रकार से आपको बताए थे कि लोक लेखा समिति का सबसे मुख्य काम है कि खर्च पैसा हकीकत में हुआ है कि नहीं हुआ है उसका जांच करना। प्राक्कलन समिति का काम है कि उस पैसा को जो हम देंगे उस पैसा को में हम कमी के हिसाब से कैसे दे। कहने का मतलब यह है कि आपका सरकारी खर्च में, सरकारी पैसे के खर्च में कमी कैसे लाए, वह काम है आपका प्राक्कलन समिति का काम है। किसका काम है? प्राक्कलन। और लोक लेखा का है कि हकीकत में भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा है उसकी जांच करना, यानी कि खर्च करने के लिए जो पैसा दिए थे उसमें हम कमी मतलब उसको हम जांच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अच्छा से वो खर्च कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और प्राक्कलन समिति का स्थापना 1950 को हुआ था, 1950 को हुआ था। और यह जो हुआ था यह आपका जॉन मथाई नाम का एक व्यक्ति था, क्योंकि आप लोग को पता है कि वो समय वो वित्त मंत्री के रूप में काम कर रहे थे जॉन मथाई। और जॉन मथाई के ही सिफारिश पर भारत सरकार के द्वारा 1950 में प्राक्कलन समिति का गठन किया गया। और प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं, 30 सदस्य होते हैं। और 30 का 30 जो होते हैं वो लोकसभा से होते हैं। किससे होते हैं? और याद रखिएगा प्राक्कलन समिति में के सदस्य का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। कितना वर्ष का होता है? 1 वर्ष। और प्राक्कलन समिति के जो अध्यक्ष होते हैं, प्राक्कलन समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वह सत्ता पार्टी के ही होते हैं। किसके होते हैं? यानी वर्तमान में बीजेपी की सरकार या एनडीए बहुल सरकार है। तो जो लोकसभा के अंदर में जो उसके अंदर में बैठे हुए हैं आपके जो मोदी जी के सपोर्टर या फिर मोदी जी के रूप में जो पार्टी में काम कर रहे हैं या मंत्रालय में काम कर रहे हैं, उसी में से एक व्यक्ति बनते हैं, अर्थात सत्ता पार्टी दल के ही नेता कोई बनाया जाता है आपका प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष। याद रखिएगा। और आप लोग को बता दें कि प्राक्कलन समिति के जो वर्तमान में अध्यक्ष है वो गिरीश बापट है। गिरीश बापट याद रखिएगा, वर्तमान समय में प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष और गिरीश बापट। और प्राक्कलन समिति का कार्यकाल 1 वर्ष। कितना वर्ष? 1 वर्ष। और आप लोग को बता दें कि प्राक्कलन समिति का जो अध्यक्ष होता है उसको मनोनीत करने का जो काम करता है लोकसभा अध्यक्ष। कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष। 1 वर्ष के लिए। कितना वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है
कोई भी कानूनी विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? किसी भी सदन में। यानी अगर कानून बने, इस क्वेश्चन का मतलब है कि अगर कोई कानून संबंधित विधेयक अगर हम ला रहे हैं कानून बनाने के लिए, तो संसद के किसी भी सदन में बात उठ सकता है, किसी भी सदन में ला सकते हैं। और राष्ट्रपति पर महाभियोग भी किसी भी सदन में ला सकते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग भी किसी भी सदन में ला सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि संसद के 2 सत्रों के बीच अधिक से अधिक कितना समय का अंतर होना चाहिए? 6 महीना। कितना महीना? 6 महीना। याद रखिएगा, एक वर्ष में 2 सत्र के बीच कम से कम 6 महीना का अंतर होना चाहिए। और जब 6 महीना का अंतर होगा तो कम से कम कितना बैठक होगा? 2 बैठक। कितना बैठक होगा? इसीलिए याद रखिएगा, एक वर्ष में संसद के 2 बैठक होना एकदम जरूरी है। लेकिन भारत के अंदर में आपके 3 सत्र होते हैं एक वर्ष में सामान्यतः। कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र। 3 सत्र में से आप लोग को पता है एक बजट सत्र होता है, एक आपका जो है कि मानसून सत्र होता है, एक आपका शीत सत्र होता है। शीत सत्र। कौन सा सत्र? शीत। यानी याद रखना आप लोग को कि भारत के अंदर में लगभग संविधान कहता है कम से कम 2 सत्र होना चाहिए, लेकिन अधिक से अधिक जो है कि भारत ने 3 करवा देता है। कितना करवा देता है? 3। और दोनों के बीच का गैपिंग 6 महीना से अधिक नहीं होना चाहिए। कितना से अधिक नहीं? 6 महीना। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, आकस्मिक निधि से पैसे निकालने का काम कौन करते हैं? राष्ट्रपति। कौन करते हैं? विनियोग विधेयक के तहत। किसके तहत? विनियोग विधेयक। और आकस्मिक निधि की चर्चा अनुच्छेद 267 में है, 267 में है। और लोक लेखा निधि का जो चर्चा है वह 266 के सेकंड है। याद रखिएगा, संचित निधि 266 और लोक लेखा निधि 266 का सेकंड, और आकस्मिक निधि 267। आकस्मिक निधि 267। और जो आप लोग को बताए विनियोग विधेयक, विनियोग विधेयक की चर्चा अनुच्छेद 114 में है। अनुच्छेद 114 में उसी के तहत जो है कि राष्ट्रपति निकालते हैं पैसा आकस्मिक घटना के लिए। याद रखने का प्रयास कीजिए। और सभी प्रकार के पदाधिकारी को वेतन संचित से। कहां से देते हैं? संचित से। और सभी प्रकार के जो टैक्स जाते हैं सरकार को, जैसे हम और आपसे जो टैक्स लेती है सरकार, जैसे जीएसटी के रूप में टैक्स लेती है, आप लोग को पता है अगर हम कोई जॉब नहीं भी करते हैं, हम एक सिंपल परिवार से हैं, अगर जॉब नहीं भी करते हैं हमसे भी सरकार टैक्स ले रही है। कैसे? क्योंकि आप लोग को पता होगा कि आप लोग अगर कुछ खाने वाला सामान लेके जाते होंगे दुकान, तो उस पर भी टैक्स लगता है, उसमें भी टैक्स लगता है। यानी हम भी उसका भरपाई कर रहे हैं टैक्स के रूप में। तो वो सब जो जमा होता है वो सब संचित निधि में जमा होता है। कहां जमा होता है? अर्थात 266 में। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए कि धन विधेयक को प्रमाणित करने का जो अधिकार है वो लोकसभा अध्यक्ष को है। यानी कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है? धन विधेयक का मतलब होता है कि अगर पैसा से संबंधित कोई काम हो रहा है या किसी पर टैक्स लगाने का अगर काम हो रहा है तो वह धन विधेयक के अंतर्गत आएगा। और धन विधेयक की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में है। किसमें है? 110। और आप लोग को बता दें कि धन विधेयक जो होता है वह राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से आता है। राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति। और राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से जो धन विधेयक आता है वह सिर्फ और सिर्फ पहले लोकसभा में पेश किया जाता है। कहां पेश किया जाता है? लोकसभा। बहुत फेमस क्वेश्चन है, याद रखिएगा। भारत के अंदर में धन विधेयक जो है कि राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से आता है, और अनुमति के आने के बाद वह राज्यसभा में नहीं जाता है, पहले सबसे पहले वो जाता है लोकसभा में। कहां जाता है? लोकसभा। और लोकसभा जब लोकसभा उसे साधारण बहुमत के तहत, साधारण बहुमत का मतलब होता है 50% प्लस 1, 50% प्लस 1। अगर उतना बहुमत से पारित कर देगा तब जो है कि धन विधेयक राज्यसभा में जाएगा। किस में जाएगा? राज्यसभा में। और राज्यसभा जो है कि उस पर संशोधित करने का अधिकार उसे नहीं है, सिर्फ उसे जो है कि पढ़ने का अधिकार है और वह संशोधन करने का सिफारिश कर सकता है। कैसे से कर दीजिए, लेकिन उसको क्षमता नहीं है कि वह कोई संशोधन उसमें कर दे अपने मन से। वह सिर्फ, यानी धन विधेयक का जब भी बात करेंगे समझना है कि सबसे अधिक अधिकार जो है वो लोकसभा को है। यानी सारा का सारा अधिकार लोकसभा ही करता धरता है। अर्थात धन विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा को नगण्य अधिकार प्राप्त है। कैसा अधिकार? नगण्य, यानी न के बराबर। सारा काटा धरता लोकसभा है। कौन है? लोकसभा। और जैसे राज्यसभा के पास भेजा अपने साधारण बहुमत के तहत पास करके, तो वह पास करके जो एक राज्यसभा ने जो है कि अपने 14 दिन समय लेता है। कितना दिन समय लेता है? और 14 दिन के समय के दरम्यान में अगर उसे कुछ लगेगा कि भाई संशोधन होना चाहिए तो वह सिफारिश करेगा लोकसभा से, नहीं तो वह चुपचाप रहेगा। और 14 दिन के बाद वो अपने आप आ जाएगा लोकसभा में, और तब समझा जाएगा कि जो है कि दोनों सदन में पास हो गया। और पास होने के बाद अगर मान लीजिए राज्यसभा को कोई अधिकार नहीं है कि वह उस पर कुछ कर सके अपना, क्योंकि उसमें संयुक्त अधिवेशन में नहीं ला सकते हैं।
क्योंकि संयुक्त अधिवेशन इसलिए नहीं ला सकते हैं क्योंकि संयुक्त अधिवेशन जो बुलाता है वो राष्ट्रपति बुलाता है और वहां राष्ट्रपति पहले पूर्व अनुमति से भेजा है। इसका मतलब याद रखना है कि संयुक्त अधिवेशन आपका धन विधेयक में नहीं ला सकते हैं, धन विधेयक में नहीं ला सकते हैं। और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसको प्रमाणित करने का श्रेय लोकसभा अध्यक्ष को, किसे है? लोकसभा अध्यक्ष को। तो ये सब चीज याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, और राज्यसभा अधिक से अधिक कितना दिन तक रोक सकता है? 14 दिन। कितना दिन तक? 14 दिन। और अगर राष्ट्रपति को महाभियोग लगाते हैं तो उसमें भी कितना दिन? 14 दिन। उसमें भी कितना दिन? 14 दिन पूर्व सूचना उसे दे दिया जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि लोकसभा और राज्यसभा के बीच जो संयुक्त अधिवेशन होता है, वह संयुक्त अधिवेशन जो होता है वह उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है? आप लोग को बता दें, अनुच्छेद 108 के तहत भारत के राष्ट्रपति को अधिकार है संयुक्त अधिवेशन को बुला सके, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष को यह अधिकार है कि उस दोनों को बैठक की हम अध्यक्षता करें, उसका अध्यक्षता करें। ये याद रखिएगा। और याद रखिएगा लोकसभा अध्यक्ष जिसकी अध्यक्षता करता है अनुच्छेद 118 के 4 के तहत। अनुच्छेद 118 का क्लाउज 4 कहता है कि लोकसभा अध्यक्ष ही संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा और संयुक्त अधिवेशन जो बुलाने का काम करेगा वो भारत के राष्ट्रपति करेंगे। कौन करेंगे? कहने का मतलब राष्ट्रपति दोनों को एक जगह बैठा देगा, फिर वो चल जाएगा और बीच में काम करने के लिए जो आएगा उसका जो है कि मॉनिटरिंग करने के लिए वो आएगा लोकसभा अध्यक्ष, अनुच्छेद 118 के 4 के तहत। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है संसद की लोक लेखा समिति का सबसे प्रमुख काम है कि वह नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो रिपोर्ट दिया है उसे जो है कि प्रस्तुत करना राष्ट्रपति के समक्ष। ठीक, ये चीज बता चुके हैं। और नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वर्णन अनुच्छेद 148 से 151 के बीच है। और वर्तमान में नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो भारत के हैं वो गिरीश चंद्र मुर्मू है और 14वें नंबर के हैं। कितने नंबर के हैं? 14वें नंबर के। और महान्यायवादी 16वां। महान्यायवादी जो भारत सरकार का सरकारी वकील होता है जो कि वर्तमान में आपके कौन है? वर्तमान में आर वेंकट रमनी वर्तमान में भारत के 16वें नंबर के महान्यायवादी है। और भारत के पहले महान्यायवादी एमसीसी तलवार थे। कौन थे? एमसीसी तलवार, जिसके कार्यकाल में पहली बार आपका 1955 में विधि आयोग का स्थापना किया गया। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 22। कितना सदस्य? 22। यानी याद रखिएगा प्राकलन में 30 देखे थे, 30 का 30 लोकसभा से देखे थे। और जब हम लोक लेखा समिति देख रहे हैं तो ये दोनों सदन से पहुंचते हैं, लोकसभा से भी पहुंचते हैं। हाँ, लोकसभा से पहुंचते हैं और राज्यसभा से पहुंचते हैं। लोकसभा से 15 गो, लोकसभा से ज्यादा पहुंचता है 15 गो, अब 7 गो पहुंचता है राज्यसभा, 7 गो पहुंचता है। और इसका सबसे प्रमुख काम बता ही दिया है कि वो भ्रष्टाचार को कम करने पे काम करता है, वो जांच करने का काम करवाती है नियंत्रक महालेखा परीक्षक को अपने नीचे रखे। और आप लोग को बता दे कि 1919 अधिनियम जो था ब्रिटेन के सरकार के द्वारा जो समय समय पर अधिनियम पारित किया जा रहा था, उसी अधिनियम में से एक अधिनियम था 1919 का अधिनियम जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। और उसी अधिनियम के तहत 1921 ईस्वी में भारत में पहली बार लोक लेखा समिति का जो पद था, लोक लेखा समिति का जो पद था उसको सृजित किया गया, और 1919 अधिनियम के तहत ही पहली बार 1926 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। और 1919 अधिनियम के तहत 1926 में ही पहली बार आपका संघ लोकसभा आयोग का स्थापना ली आयोग की सिफारिश पर किया गया। अगला क्वेश्चन आप लोग को बता दे कि यह हो गया आपका लोक लेखा समिति के बारे में पता चल गया होगा। और लोक लेखा समिति का भी कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। कितना वर्ष का? 1 वर्ष। और प्राक्कलन का भी कितना देखे थे? 1 वर्ष। प्राक्कलन का भी 1 वर्ष, लोक लेखा का भी 1 वर्ष। और दोनों का एक अध्यक्ष होता है और एक अध्यक्ष होता है। दोनों को लोकसभा अध्यक्ष मनोनीत करता था। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। और आप लोग को बता दे प्राक्कलन समिति का जो अध्यक्ष होता है वह सत्ताधारी दल के नेता होते हैं। और याद रखिएगा कि इसमें जो लोक लेखा समिति में जो होता है वह आपका विपक्ष के नेता होते हैं। कौन होते हैं? विपक्ष के नेता। और आप लोग को बता दे वर्तमान में जो विपक्ष के नेता बैठते हैं वो अधीर रंजन चौधरी बैठते हैं। और अधीर रंजन चौधरी ही वर्तमान में आपके लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं, याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है वर्तमान समय में राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हैं? 245। कितना सदस्य है? लोक लेखा समिति में वर्तमान समय में राज्यसभा में कुल आपका 245 सदस्य है। और 245 सदस्य में से 225 राज्य से आता है। कहां से आता है? राज्य से। आप लोग को बता दे कि भारत के अंदर में टोटल 245 राज्यसभा सीट है। 245 में से जो पहुंचता है वह किसी ना किसी राज्य से पहुंचता है और कहीं ना कहीं केंद्र शासित प्रदेश से पहुंचता है। तो
दोनों जगह से जीत के पहुंचे हुए हैं। तो 245 में से आप लोग को हम बता दिए कि 12 को तो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होता है, ये तो पता है। 212 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होता है। आपको विभिन्न प्रकार के क्षेत्र से राज्यसभा में 12 सदस्य का मनोनयन होता है, आयरलैंड के संविधान से लिया है। राज्यसभा में कुल 245 सदस्य है। अभी 245 में से 12 सदस्य दक्षिण अफ्रीका से आयरलैंड के संविधान से लिए हैं कि भाई 12 को हम मनोनीत करेंगे। तो 245 में 12 घटा दीजिए, कितना बचेगा? 233 बचेगा। 233 में से 225 जो है राज्य से पहुंचता है, 250 राज्य से पहुंचता है, और बचा कितना? 8। कितना बचा? और 8 केंद्र शासित प्रदेश से। 8 कहां से पहुंचता है? यानी हमको कहने का मतलब यह है कि राज्यसभा में कुल 245 सदस्य है। 245 में 12 राष्ट्रपति मनोनीत खुद करेगा, और उसके बाद 225 एक राज्य से पहुंचेगा, केंद्र शासित प्रदेश से 8 पहुंचेगा। केंद्र शासित प्रदेश से 8। यहाँ से दूसरा क्वेश्चन एग्जामिनर यह बनाएगा कि भारत के, अच्छा ये आप लोग बताइए, जो 12 को जो मनोनीत कर रहा है उसका तो चुनाव तो नहीं हो रहा है, तो डायरेक्ट मनोनीत कर रहा है। इसका मतलब चुनाव कितना का हो रहा है? 233 का। कितना का हो रहा है? 233। यानी याद रख लीजिएगा 233 सदस्य निर्वाचित होकर पहुंचते हैं। कैसे पहुंचते हैं? और निर्वाचित होकर अलग अलग राज्य और अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश से, उसमें भी अगर तोड़ के देखेगा तो राज्य से 225, 8 हो गया केंद्र शासित प्रदेश से, 8 हो गया। आप लोग को बता दें, वो जो 12 को देख रहे हैं मनोनीत, वो दक्षिण आयरलैंड से लिए हैं। कहां से लिए हैं? आयरलैंड से। और इधर जो निर्वाचित होकर पहुंच रहा है दक्षिण अफ्रीका से लिए हैं। कहां से लिए हैं? दक्षिण अफ्रीका से लिए हैं। तो ये सब याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, सरकार द्वारा लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कौन सा प्रस्ताव रखा जाता है? विश्वास प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव? विश्वास। यानी भारत के अंदर लोकसभा में अपना बहुमत, जो अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी को लोकसभा से बहुमत है, तभी वो प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहा है, अन्यथा नहीं। क्योंकि लोकसभा के जो बहुमत दल के नेता होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। और याद रखना है आप लोग को कि उसे बहुमत प्राप्त है, उसे पावर मिल रहा है लोकसभा से, तभी वो प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहा है। तो याद रखना है कि आपको विश्वास वो उसका है उस पर, यानी कि भारत के अंदर में प्रधानमंत्री का विश्वास लोकसभा के ऊपर है, और लोकसभा का विश्वास जो है कि प्रधानमंत्री के ऊपर है। तभी जो है कि वह विश्वास प्रस्ताव को पारित करवा के वो प्रधानमंत्री के रूप में भी काम कर रहा है 17वां लोकसभा में। तो उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि भारतीय संसद के दोनों सदन, भारतीय संसद के दोनों सदन में पहली बार जो संयुक्त बैठक बुलाया गया था या संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था, वो किस वर्ष बुलाया गया था? तो याद रख लीजिएगा 1961 में। कब बुलाया गया था? 1961 में। आप लोग को बता चुके हैं कि लोकसभा और राज्यसभा के बीच जब किसी बात को लेकर गतिरोध होता है या झगड़ा झांटी हो जाता है, तो राष्ट्रपति को अधिकार है 108 के तहत कि संयुक्त अधिवेशन को हम बुलाए, संयुक्त अधिवेशन को बुलाएं। और संयुक्त अधिवेशन को जब बुलाएगा तो 108 के तहत राष्ट्रपति बुलाएगा, और लोकसभा अध्यक्ष 118 के तहत उसका अध्यक्षता करेगा। लेकिन अब तक याद रख लीजिएगा भारत में तीन बार ऐसा कंडीशन हुआ है, झगड़ा झांटी वाला चीज। तो ये जो तीन बार हुआ है, 3 बार में से पहली बार 1961 में, 1961 में बैंकिंग क्षेत्र में। किसमें हुआ था? बैंकिंग क्षेत्र में। और दूसरी बार 1978 में, 1978 में जो हुआ था पहली बार हो गया दहेज के लिए, पहले बता चुके थे, पहली बार दहेज के लिए 1961 में, पहली बार दहेज के लिए 1961 में, दूसरी बार 1978 में बैंकिंग के लिए, दूसरी बार 1978 में बैंकिंग के लिए, और तीसरी बार 2002 में आपका पोटा के लिए। किसके लिए? पोटा के लिए। पोटा का मतलब होता है आपका प्रिवेंशन ऑफ जो टूरिज्म एक्ट होता है, कहने का मतलब आपका आतंकवादी से संबंधित जो निवारक निरोध कानून वगैरह जो बन रहा था, उसी को लेकर 2002 में पोटा को बनाने को लेकर जो है कि तीसरी बार हुआ था, और अंतिम बार हुआ है। यानी भारतीय संविधान में 108 अनुच्छेद का प्रयोग मात्र 3 बार। कितनी बार? 3 बार। पहली बार 1961 में दहेज के लिए। किसके लिए? दहेज के लिए। 78 में बैंकिंग के लिए, 78 में बैंकिंग के लिए, और आपका जो है कि अंतिम बार 2002 में पोटा के लिए। किसके लिए? पोटा के लिए। और आप लोग को बता दें कि भारत में आपातकाल भी कितनी बार? 3 बार। आपातकाल भी 3 बार। आपातकाल भी 3 बार। और भारत के अंदर में मुद्रा का अवमूल्यन भी 3 बार। मुद्रा का अवमूल्यन भी 3 बार। अब भारत में नोटबंदी भी 3 बार। भारत में नोटबंदी भी 3 बार। तो ये सब कंटेंट रखिएगा, तभी आपका एग्जाम में कुछ हो पाएगा। ऐसा नहीं कि एक चीज रट रहे हैं उससे कुछ नहीं होगा। आपको जो क्वेश्चन एक टॉपिक से बनता है आपको पूरा क्लियर रखना पड़ेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है
संसद राज्य सूची का किसी विषय पर कानून बना सकती है किस अनुच्छेद के तहत? 249 के तहत। किसके तहत? 249। आप लोग को बता दे कल भी बताए थे कि राज्यसभा का जो चुनाव करती है वह राज्य विधानसभा के सदस्य करते हैं, राज्य विधानसभा सदस्य करते हैं। इसका मतलब राज्य से संबंधित जो भी कानून अगर जरूरत पड़ जाए तो वह आपका राज्य सूची के विषय पर जो कानून बनाएगा वो राज्यसभा बनाएगा। कौन बनाएगा? राज्यसभा। और राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत के साथ बनाएगा। 2/3 बहुमत जब राज्यसभा ने प्रस्तुत करवा देगा, यानी 2/3 का मतलब होता है विशेष बहुमत। जब विशेष बहुमत या 2/3 के तहत पारित करवा देगा तो राज्य सूची का किसी विषय पर कानून जो है कि राज्य सूची के विषय पर कानून आपका राज्यसभा बना सकती है अनुच्छेद 249 के तहत। अनुच्छेद 249। अगर किसी राज्य में आपातकाल लग गया, और आपातकाल के दौरान अगर कोई कानून की जरूरत राज्य सूची में पड़ गया तो वो अधिकार देता है उसे 250। यानी याद रख लीजिएगा, राज्य सूची के किसी विषय पर कानून 249 के तहत बनाएंगे अपने 2/3 बहुमत के साथ राज्यसभा। कौन बनाएगा? राज्यसभा। और राज्यसभा ही को अधिकार है, राज्यसभा को ही अधिकार है कि वह जब भारत में आपातकाल लागू हो और राज्य सूची पर किसी कानून को बनाना हो तो राज्य सूची पर भी कानून जो बनाएगी आपातकाल के दौरान वो 250 के तहत बनाएगी। किसके तहत? 250। यानी 249 250 क्लियर हो गया होगा। 1 से 2 बार आप सुनने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, संसद द्वारा किस वर्ष वोट देने की आयु आपका 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? 1989 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, इनके ही काल में आपका 61वां संविधान संशोधन 1989 हुआ। इसी के तहत जो है कि वोट देने की आयु पहले 21 वर्ष हुआ करता था, 1989 के बाद अब 18 हो गया, जो अभी तक 18 ही चल रहा है। और याद रख लीजिएगा इसके लिए एक समिति आता है, तारापुंडे समिति। कौन सी समिति? तारापुंडे समिति के सिफारिश पर वोट देने की आयु 18 वर्ष कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितने घंटे हो सकती है? 1 घंटा। कितना घंटा? 1 घंटा। आप लोग को बता दे कि हमारा जो जैसे स्कूल चलता होगा, बच्चों जाते होंगे पढ़ने के लिए स्कूल, तो स्कूल जाते होंगे तो 10 बजे से 4 बजे तक लगभग चलता था, या अगर मॉर्निंग में चलता था तो 8 से जो है कि आपका 12-1 बजे तक में खत्म हो जाता था। इस प्रकार से चलता था। उसी प्रकार जब हमारा संसद भवन में जाइएगा तो संसद भवन में जो संसद सदस्य बैठता है उसका सेशन चलता है 11 से लेकर 6 बजे तक। 11 बजे शुरुआत होता है, यानी सब जाके 11 बजे बैठा, और उसका फाइनली जो वहां से निकलने का टाइम होता है 6 बजे शाम में। 6 बजे शाम में। और याद आप लोग को बता दें इसमें मेन क्वेश्चन कि 11 बजे जैसे जाके बैठा तो 11 बजे जाके जैसे बैठा तो 11 से जो 12 का जो सेशन रहता है, 1 घंटा का जो क्लास चलता है वो लोग का, वो प्रश्नकाल का चलता है। किसका चलता है? प्रश्नकाल। यानी डायरेक्ट आप अध्यक्ष से प्रश्न पूछ सकते हैं, वहीं जैसे 12 से जो 1 हो गया, सॉरी 11 से 12 प्रश्नकाल हो गया, 12 से 1 शून्यकाल। और शून्यकाल जो होता है उसमें जो है कि किसी कोई विशेष कार्य नहीं होता है शून्यकाल में। और शून्यकाल जो नाम पड़ा है वह आपका भारत के द्वारा, भारत के आम आदमी के द्वारा शून्यकाल की चर्चा हमारे संविधान में कहीं नहीं है। शून्यकाल की चर्चा हमारे संविधान में कहीं नहीं है। शून्यकाल शब्द जो है आम आदमी या मीडिया कर्मी के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? मीडिया कर्मी जैसे संसद का सब लाइव वगैरह करते हैं, क्या क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, तो पहला प्रश्नकाल याद रखना है 11 से 12, और 12 से 1 जो याद रख लेना है शून्यकाल। 12 से 1 शून्यकाल। और शून्यकाल याद रख लेना है भारत के मीडिया कर्मी के द्वारा या समाचार संपादकों के द्वारा दिया गया है। और याद रखना है 1962 में इस शब्द की उत्पत्ति हुई थी। 1962 को शून्यकाल शब्द की उत्पत्ति हुई थी। इसका मतलब मूल संविधान में यह कहीं भी यह चीज देखने के लिए नहीं मिला था। याद रखना ये सब चीज। और आपका 11 बजे से शुरू होकर आपका चलता है लास्टली कहां तक? 6 बजे तक, शाम तक चलता है। और 6 बजे के बाद जो है कि वो लोग अपना अपना घर चले जाते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, भारतीय संसद में संप्रभुता किसके द्वारा प्रतिबंधित है? तो याद रख लेना है न्यायिक समीक्षा के द्वारा। किसके द्वारा? न्यायिक समीक्षा। अब देखिएगा, अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है कि अगर किसी व्यक्ति को सजा मिल चुका है तो उसे दोबारा भी रीचेक करवाने का अधिकार भारतीय नागरिकों को देता है, क्योंकि जिसे हम लोग न्यायिक पुनर्विलोकन कहते हैं। और न्यायिक पुनर्विलोकन में बहुत सारा चीज होता है, क्योंकि आप लोग को पता है अमेरिका के संविधान से लोग न्यायिक पुनर्विलोकन लिए हैं। यह चीज आपके इंग्लैंड के संविधान में नहीं है, ब्रिटेन के संविधान में यह चीज नहीं है। यानी न्यायिक पुनर्विलोकन है तभी हम लोग सही से हम लोग का शासन प्रशासन यहाँ पर हो पा रहा है, अन्यथा नहीं हो पाता। तो याद रखना हम लोग प्रतिबंधित जो है अपने आप में, वह प्रतिबंधित है आपका न्यायिक समीक्षा के कारण ही। अगला बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट
का स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1950 में। कब हुआ था? 1950 में। आप लोग को सुप्रीम कोर्ट के बारे में थोड़ा कॉमन जानकारी दे देते हैं, तो थोड़ा सा ये वीडियो लंबा होगा आज का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट क्योंकि लगभग 30 मिनट का होगा। तो आप लोग रेगुलर बने रहिएगा। आप लोग को आज के बाद डेली जो है कि 4 वीडियो मिलेगा, तो आज आपको 3 ही वीडियो प्राप्त होगा। तो 3 वीडियो में से ये आपका लास्ट वीडियो है, तो आप लोग थोड़ा सा समय दीजिएगा, आप लोग का डाउट सब क्लियर होगा। क्योंकि आप पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो आप थोड़ा सा दिमाग लगा के पढ़िए, क्योंकि आगे एग्जाम जो है कि बहुत सारा होने वाला है। जब तक आप अपना पूरा एफर्ट नहीं लगाइएगा तो आप पीछे पड़ जाइएगा और पढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा जब थोड़ा सा समय डल जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन, आप लोग को हम सर्वोच्च न्यायालय के बारे में थोड़ा सा कॉमन जानकारी देते हैं। भारत के अंदर में न्यायपालिका के अंदर सबसे बड़ी संस्था सुप्रीम कोर्ट है, जिसे हम लोग सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम लोग सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। और आप लोग को बता दें कि भारत के अंदर में न्याय व्यवस्था को अंग्रेज के जमाने से ही लागू किया गया था 1774 में। 1773 का एक्ट जो आया था, जिसे हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं, कि रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 अधिनियम में आया था, उसी के तहत 1774 में भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट का स्थापना कलकत्ता में किया गया था। कहां किया गया था? और कलकत्ता में होने के बाद इसमें 3 अन्य न्यायाधीश बने थे और एक मुख्य बने थे। एक जो मुख्य बने थे वो बने थे सर इलिजा इम्पेल, और 3 जो अन्य बने थे वो बने थे लेम्बर्स चेमेस्टर और हाइड। जो ये 3 बने थे और टोटल मिला के 4 बने थे। ये बने थे 1774 ईस्वी में कलकत्ता के अंदर में। ये अंग्रेज जमाने का बात हुआ। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि आज का जो हमारा वर्तमान भारत जो देखने के लिए मिल रहा है, आज जो हम लोग आजाद भारत में जी रहे हैं, तो इसमें पहली बार आप लोग को बता दें 1935 का अधिनियम जो आया था, उसके तहत पहली बार संघ न्यायपालिका की स्थापना की गई थी। तो 1935 अधिनियम के तहत 1937 में संघ न्यायपालिका की स्थापना की गई थी। यह संघ न्यायालय की स्थापना की गई थी। लेकिन यह भी तो अंग्रेजों के जमाने में हो रहा है, क्योंकि हम जो आजाद हुए हैं 1947 के बाद हुए हैं। तो 1935 अधिनियम के तहत 1937 में पहली बार संघ न्यायालय की स्थापना हुई। और इसी का जो अपडेटेड रूप है वह आपका अपडेटेड रूप है 1950 के अंदर में। जो सुप्रीम कोर्ट देख रहे हैं, इसका जो मॉडिफाई करके जो आज का हम सुप्रीम कोर्ट देख रहे हैं वो 1950 से बना है। कब से बना है? 1950। तो याद रख लेना है कि संघ न्यायपालिका या संघ न्यायालय का स्थापना 1935 अधिनियम के तहत 37 में हुआ। इसी का मॉडिफाई रूप जो अभी देख रहे हैं हम लोग 1950 से देख रहे हैं। कब से देख रहे हैं? 1950 से। इसीलिए याद रख लीजिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना कब हुआ है, तो 1950 मारेंगे। क्या मारेंगे? 1950। अगर पूछेगा भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट का स्थापना कब किया गया था, 1774 में कलकत्ता में। 1774 में कलकत्ता में 73 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। वहीं अगर बात करें कि किस अधिनियम के तहत संघ न्यायालय का स्थापना किया गया, तो 1935 के तहत 1937 में। 1935 के तहत 1937 में। और आप लोग को बता दें कि भारत में जो सुप्रीम कोर्ट है, इसमें प्रारंभ में कार्यभार बहुत कम था। उस पे वर्कलोड जो था बहुत कम था, क्योंकि उसमें जनसंख्या भी कम था, बहुत सारा कम केस जा रहा था सुप्रीम कोर्ट में। तो उसमें न्यायाधीश बहुत कम रखा था। वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर न्यायाधीश भारत सरकार ने बहुत कम रखा था, मात्र 8 गो रखा था। कितना रखा था? यानी सुप्रीम कोर्ट जो 1950 में पहली बार स्थापित किया गया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर कार्यभार को देखने के लिए सिर्फ 8 न्यायाधीश, 8 गो में एगो मुख्य था और 7 गो अन्य था। इन्हें समझिएगा 8+1 था ना, 1+7 था, 1+7 यानी कुल कितना था? 8। जैसे अभी 34 देख रहे हैं हम लोग, कितना देख रहे हैं? तो 34 में 34+1 नहीं, 1+33। तो याद रख लेना है कि प्रारंभ में 1950 में कुल 8 थे, और 8 में से जो पहले जो भारत के सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं, जो वो आपके बने जस्टिस हीरालाल जे कानिया। तो याद रखना, पहले 8 था, 8 के बाद फिर 11 हुआ, 11 के बाद फिर उसमें जैसे जैसे वर्कलोड बढ़ते गया, तो उसमें जो है कि आपका बढ़ोतरी करते गया। क्या करते गया? बढ़ोतरी। और बढ़ोतरी होते होते पहले 8 था, 8 से 11 हुआ, 11 से 14 हुआ, 14 से 18 हुआ, 18 से 26 हुआ, 26 से 31 हुआ, और 31 के बाद अभी 34 पे आके हम लोग रुके हुए हैं। हो सकता है आगे 36 हो जाए, 40 हो जाए। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि भैया ये आगे बढ़ाता कौन है? तो आप लोग को बता दे कि भारत के अंदर में जो संसद है, जो कानून बनाने की सबसे बड़ी संस्था है, उसी को अधिकार है कि जैसे जैसे वर्कलोड बढ़ते चलेगा, वैसे वैसे उसमें न्यायाधीश की संख्या में भी बढ़ोतरी करते रहेंगे। और बढ़ोतरी हम तब करते हैं जब उसमें वर्कलोड ज्यादा आने लगता है। मान लीजिए एक और राज्य का स्थापना हो जाएगा, 29 को राज्य हो जाए, तो उसका वर्कलोड तो बढ़ेगा सुप्रीम कोर्ट पे। जब वर्कलोड बढ़ेगा तो उसमें न्यायाधीश भी वो लोग बढ़ा देगा आगे चल के। और जब आप लोग को पता है
कि भारत के अंदर में जितना राज्य है, राज्य का अगर कोई बंटवारा करना रहे, कहने का मतलब अगर कोई क्षेत्र काट के दूसरे राज्य में मिला रहे हैं तो वहां पर जो वर्कलोड बढ़ेगा या फिर वो जो उसका कानून प्रक्रिया होगा वह भी सुप्रीम कोर्ट संभालेगी। कौन संभालेगी? यानी किसी राज्य के क्षेत्र में अगर दायरों में वृद्धि होता है तो उसका कार्यभार भी सुप्रीम कोर्ट संभालेगी। अगर भारत के अंदर में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश में बढ़ोतरी करना रहे तो वो भी कौन करेंगे? संसद। कौन करेंगे? संसद। कौन करेंगे? संसद। और आप लोग को बता दे कि ये संसद बढ़ोतरी करते हैं, लेकिन मान लीजिए कि उसका जो नियुक्ति करते हैं, देखिएगा जैसे पहले था 31 से 34 हुआ तो इसका मतलब 3 गो बढ़ा, 3 गो जो पढ़ा बढ़ाने का काम किया है संसद। बढ़ाने का काम कौन किया? लेकिन वो जो जाके शपथ लिया होगा या नियुक्ति जो हुआ, नियुक्ति जो किया होगा वो राष्ट्रपति करते हैं। नियुक्ति कौन करते हैं? बहुत कंफ्यूजन बड़ा क्वेश्चन है। अगर बोलेगा कि उसमें बढ़ाने का अधिकार किसे है तो संसद। किसे है? आएगा संसद, लेकिन नियुक्ति राष्ट्रपति। नियुक्ति राष्ट्रपति, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और है। आप लोग को बता दें कि भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय का जो स्थापना हुआ था 1950 में, अगर डेट पूछे तो 28 जनवरी, डेट पूछे तो 28 जनवरी 1950, 28 जनवरी 1950। इसी के संदर्भ में एक और चीज पूछता है। आप लोग को हम पिछले सेशन में भी बताए थे कि भारत के अंदर में पहली बार जो संसद का गठन हुआ था, संसद का जो उद्घाटन हुआ था, आपका बताए थे 18 जनवरी। कितना जनवरी? 18 जनवरी 1927 लॉर्ड इरविन के समय। तो इधर 18 जनवरी है, उधर 28 जनवरी है। दोनों हाईलाइटेड चीज है इंडिया के अंदर। एक संसद भवन था, एक सुप्रीम कोर्ट है। दोनों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, और आप लोग को बता दे कि जब कोई भी डिसीजन लेना रहता है सुप्रीम कोर्ट में तो उसमें सबसे पहले कम से कम 5 गो न्यायाधीश उपस्थित होना चाहिए। कितना? 5। अगर 5 गो बैठा हुआ है तभी वहां पर जो है कि कोई भी डिसीजन लिया जाएगा, और अगर 4 रहेगा तो वहां पर नहीं हो सकता। कम से कम कितना चाहिए? 5। और 5 न्यायाधीश जो होता है, एक जो खंडपीठ होता है या उसका जो बेंच बैठती है आपका सुप्रीम कोर्ट के अंदर, 5 जजों की जो बेंच बैठती है, उस बेंच को हम लोग कहते हैं कोलेजियम। क्या कहते हैं? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा। कोलेजियम पद्धति जो है वह यही कहता है कि जो 5 गो का जो ग्रुप बैठता है उसी को कोलेजियम कहते हैं, और कोलेजियम के तहत ही सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय लेने के लिए सहमत हो पाता है। समझ में आ गया? याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को जितना भी वेतन देंगे वो कौन देंगे? संचित निधि से देंगे। कहां से देंगे? संचित निधि। और आप लोग को बता दें कि भारत के अंदर में जो सुप्रीम कोर्ट है, उसके जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उसको 2,80,000, उसको 2,80,000, और अन्य जो होते हैं उसको 2,50,000, उसको 30,000 कम देते हैं, उसको 30,000 कम देते हैं, यानी 2,50,000, 2,50,000। यानी कि अभी जो 33 गो है, अन्य जो 33 गो है उसको दे रहे हैं 2,50,000। एक जो DY चंद्रचूड़ है मुख्य वाला, एक उसको 2,80,000 देते हैं, उसको 2,80,000। आगे बढ़ते हैं। तो आज का लास्ट सवाल आप लोग बताइएगा। लास्ट सवाल आप लोग को बताना है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया क्या होती है। अगर कोई व्यक्ति या कोई न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में कोई गलत काम कर देता है, कोई असंवैधानिक काम कर देता है, तो उसको हम हटा भी सकते हैं। जब हम राष्ट्रपति को हटा सकते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश क्या है? तो याद रख लीजिएगा कि राष्ट्रपति को जिस प्रक्रिया के तहत हम हटाते हैं, अर्थात महाभियोग के तहत हटाते हैं, जो महाभियोग प्रक्रिया होता है उसी प्रक्रिया का यूज करते हैं हम लोग सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के संदर्भ में। लेकिन महाभियोग शब्द का यहाँ पर प्रयोग नहीं करते हैं। महाभियोग, याद रख लीजिएगा, महाभियोग प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के लिए आया है, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के लिए आया है। लेकिन याद रख लीजिएगा कि भारत के अंदर में जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उसको हटाने के लिए भी वही प्रक्रिया अपनाते हैं, लेकिन उस शब्द का यूज नहीं कर दीजिएगा। बोलिएगा महाभियोग जैसी ही प्रक्रिया को अपनाते हैं। ठीक है, ये शब्द यूज कीजिएगा। हाँ, महाभियोग जैसी ही प्रक्रिया कि भाई पहले लोकसभा में आएगा या राज्यसभा में कहीं भी आ सकता है, उसके बाद एक जो है कि बहुमत से पारित करेगा 2/3 बहुमत से, इधर भी करेगा 2/3 बहुमत से, तब ये जो कि राष्ट्रपति के पास जाएगा तब वो सिंगल हो जाएगा तो भाई हट जाएगा। तो ये सब चीज होता है। तो ये सब चीज में से याद रखना है कि भारत के अंदर में अभी तक संजोग की बात यह है कि अभी तक एक भी ऐसे न्यायाधीश नहीं हुए हैं, चाहे मुख्य या अन्य कोई भी नहीं हुए हैं कि जिसको हम महाभियोग प्रक्रिया के जैसे ही विधि से हटाएं, अर्थात एक भी नहीं हटाए, अर्थात एक भी। लेकिन एक बार घटना देखा गया था, आप लोग को बता दे, एक बार घटना देखा गया था 1993 के अंदर। 1993 के अंदर एक घटना देखा गया था। वहां के एक अन्य न्यायाधीश थे जिसका नाम था वीर रामास्वामी को हटाने को लेकर ही
पहली बार जो है कि संसद में जो है कि महाभियोग जैसी प्रक्रिया लाया गया था, लेकिन वो पूर्ण नहीं हो पाया, पास नहीं हो पाया, इसीलिए वो असफल हो गया। लेकिन अभी तक संयोग की बात है, ना तो सुप्रीम कोर्ट में एक महिला न्यायाधीश बनी है और ना ही एक भी न्यायाधीश हटे हैं, उससे एक भी न्यायाधीश हटे हैं। तो ये सब चीज याद रखने का प्रयास कीजिएगा, तो आप लोग का तैयारी बहुत बेस्ट होगा। तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, आप लोग के लिए हमें टेंशन लेने के लिए आप लोग मेहनत कीजिए जी जान लगा के। और यह देखिएगा, अभी ये नया चैनल है, बहुत को लग रहा हो कि ये उस तरह कंटेंट नहीं दे रहे हैं, लेकिन यह गारंटी दे रहे हैं कि जितना भी वनडे एग्जाम है, अगर वो जीके जीएस पर आधारित एग्जाम है या उसमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन, तो इस चैनल का दबदबा जरूर रहेगा, क्योंकि वैसा कंटेंट से सिर्फ हम बात करते हैं, हम लोग एक्स्ट्रा बात नहीं करते हैं फालतू का। क्योंकि इस चैनल पे आपको सिर्फ जो मिलता है, समय जो आता है, वह सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से संबंधित में क्वेश्चन रहता है। भले थोड़ा सा आपका ज्यादा समय लग जाए, लेकिन आपको जो मिलेगा वो आधार बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, आप लोग रेगुलर बने रहिए, आप लोग का तैयारी एक जबरदस्त तैयारी हो जाएगा। तो चलिए, आज का लास्ट सवाल आप लोग के लिए कमेंट बॉक्स में हम लोग कर रहे हैं, आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। आप लोग को बताना है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का जो सेवानिवृत्ति का आयु है, यानी रिटायरमेंट का जो आयु है, वो कितना वर्ष है। तो आप लोग को जो है कि इसका जवाब देना है। यानी आप लोग को जैसे पता होगा कि भारत के अंदर में जो है कि कोई जॉब में जाता है, लगभग वो 60 साल में रिटायर हो जाता है। तो वो जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, आखिर वो कितने साल में रिटायर होते हैं, आप लोग को इसका जवाब देना है। आप लोग कहीं से भी ढूंढ के इसका जवाब दे सकते हैं, तो आपको याद हो जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट अभी बहुत बचा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट कल हम और आगे सेशन में पढ़ाएंगे। ऐसे अगला दिन संडे है, तो संडे को भी हम लोग जो है कि कवर करेंगे, इसलिए आपको कोई ज्यादा सिलेबस नहीं मिलेगा। आपको जो सप्ताह भर में मिला हुआ है उसी को हम लोग रिकॉल करेंगे। तो आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।